हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सोल्यूशन में लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर दिया था। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बच्चों हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास सोल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला हो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा कंपाउंड जो कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड या एसिड बेसिस सॉल्ट, ये सभी हैं। तो अगर इनसे सोल्यूशन बना हुआ है तो वहाँ पे होता है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें जो जितने भी हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, उन फार्मूलों से वो करेक्ट आंसर नहीं आता। क्लियर? तो करेक्ट आंसर नहीं आता तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन की। तो कल हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पढ़ लिया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और अल्फ़ा की हेल्प से हम लोग वन हाफ फैक्टर आई फाइंड कर लेते हैं। और जब वन हाफ फैक्टर हमारा आई फाइंड हो जाता है तो उसको हम फार्मूलों में यूज करके हम अपनी जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें कैलकुलेट करना है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग ड्यू टू डिसोसिएशन पढ़ेंगे, सॉरी ड्यू टू एसोसिएशन पढ़ेंगे। डिसोसिएशन तो कल कंप्लीट हो गया था। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट है तो जिस सॉल्वेंट में वो डिजॉल्व किया जाता है सोल्यूशन बनाने के लिए, उसके पास दो ही फिनोमिना होता है, या तो डिसोसिएशन होता है या तो एसोसिएशन होता है। कभी कभी बच्चों डिसोसिएशन या एसोसिएशन वर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, वहाँ पे दिया जाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो उस सिचुएशन में आपको आइडेंटिफाई करना होता है, आपको पहचानना होता है कि भाई ये सल्यूट जो है इस सॉल्वेंट में क्या होगा, डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। डिसोसिएट होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला हम यूज करेंगे अल्फ़ा। अगर एसोसिएट होगा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला यूज करेंगे। सिंबल दोनों का अल्फ़ा दिया गया है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू दोनों में डिफरेंट है, ये हमें याद रखना है। कन्फ्यूजन नहीं होना है कि अल्फ़ा डिसोसिएशन में भी है, अल्फ़ा एसोसिएशन में भी है। तो अल्फ़ा इज़ द सिंबल फॉर बोथ, दैट इज़ डिसोसिएशन एज वेल एज एसोसिएशन, but the formula of alpha, that is method of calculation of alpha, is different. Clear? Okay. अब एसोसिएशन में होता क्या है? एसोसिएशन में होता है कि जब कोई भी सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में हम मिला देते हैं तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कई सारे कलेक्ट हो जाते हैं, और जब कलेक्ट हो जाएंगे तो कम पार्टिकल हो जाएंगे। कलेक्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे? कम पार्टिकल हो जाएंगे। तो जब कम पार्टिकल हो जाएंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, जितना मिलाया उतना नहीं रहेंगे, कम हो जाएंगे। और हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है। नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड है। तो जहाँ भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वेरी करते हैं वहाँ पे चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, चारों की वैल्यू में चेंजेस होते हैं। तो इसमें क्या है? व्हेन सल्यूट एसोसिएट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि सब एग्रीगेट हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, बाई विच ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीजेज, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। बट फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर बढ़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है और वेपर प्रेशर बढ़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर बोथ आर नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपको याद रखना है। फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर? ये आपको याद रखना है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन दैट इज अल्फा। डिफाइन इसको भी हम उसी तरह करेंगे जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिफाइन किया था। अल्फा इज दैट फ्रैक्शन विच एसोसिएट्स फ्रॉम वन। वन मीन्स अगर एक पार्टिकल है, अब एक का कितना पार्ट एसोसिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। मान लो एक पार्टिकल है, उसमें से 0.2 पार्ट जो है एसोसिएट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 0.2। एक पार्टिकल से 0.8 पार्ट एसोसिएट हो गया तो अल्फा क्या हो गया? 0.8 हो गया। इन जनरल if we want to write the formula of alpha, then the formula of alpha will be associated moles upon total number of moles taken. Associated moles upon total number of moles
टेकन। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास एक जनरल मैंने रिएक्शन कंसीडर कर लिया। लेट n moles of capital A substance after association form 1 mole of AN product। क्लियर। n मोल किसी भी रिएक्टेंट A के हैं और वो सारे के सारे एसोसिएट होने के बाद हमें 1 मोल हमें AN देते हैं, 1 मोल AN देते हैं। सबसे ऊपर हम रिएक्टिंग पार्ट लिखते हैं। याद करो स्टूडेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया था रिएक्टिंग पार्ट। यहाँ पे जितने मोल होते हैं उतने ऊपर अल्फा लिख देते हैं। यहाँ पे n मोल है तो हम क्या लिखेंगे, n अल्फा। यहाँ पे 1 मोल है तो क्या लिखेंगे, अल्फा। ठीक है। अब n अल्फा और अल्फा दोनों को अगर स्मॉल n से डिवाइड कर दिया जाए तो अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा बाई n हो जाएगा। तो रेशियो वही रहेगा, चाहे आप n अल्फा और अल्फा लिखो या अल्फा और अल्फा बाई n। यहाँ पे थोड़ा सुटेबिलिटी होती है इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्फा लिखते हैं, यहाँ पे अल्फा बाई n। क्लियर। t इज इक्वल्स टू 0 दैट इज इनिशियल मोल मान लिया, अगर नहीं दिया गया तो हमें 1 मोल कंसीडर करना पड़ता है। अगर किसी भी सब्सटेंस के इनिशियल मोल नहीं दिए गए हैं तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 1 मोल। बिफोर एसोसिएशन द प्रोडक्ट वाज 0। क्लियर। इनिशियल मोल इज नोन एज कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वन ऑफ फैक्टर में टर्म यूज हुआ है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये हमारी स्टार्टिंग की जो मोल्स हैं उनको हम लोग बोलेंगे। आफ्टर सम टाइम t दैट इज एट इक्विलिब्रियम पोजिशन अल्फा पार्ट ऑफ रिएक्टेंट आर एसोसिएटेड, then the left part of A will be 1 minus alpha। Clear। And the product form initial moles are 0 and at equilibrium alpha by n is formed, therefore total mole at equilibrium will be 0 plus alpha by n A के। Clear। अब अगर आपसे कहा जाए कि इक्विलिब्रियम में टोटल मोल हमारे पास कंटेनर में कितने हैं, तो कंटेनर में 1 माइनस अल्फा तो ये बचा है और अल्फा बाई एन ये बचा है, तो हम सिंपली दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। क्लियर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख देते हैं, निगेटिव वैल्यू बाद में लिख देते हैं। 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। और ये ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन हमें ऑब्टेन हुई है, आफ्टर एसोसिएशन ऑब्टेन हुई है। तो जो आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन ऑब्टेन होती है दैट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड जो हम स्टार्टिंग में लेकर चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। अब हम लोग वांट ऑफ फैक्टर दैट इज स्मॉल आई का फार्मूला यूज कर देते हैं। I is goes to observed colligative property upon calculated colligative property। observed colligative property क्या है, 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा है, 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। कैलकुलेटेड colligative property क्या है, 1। क्लियर। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I is equals to 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा बाई एन और माइनस अल्फा। इस पूरे यहाँ पे इस स्टेप में अल्फा हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा इन ब्रेकेट 1 अपान एन माइनस 1, 1 अपान एन माइनस 1। क्लियर। ये 1 अगर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अपान एन माइनस 1। यहाँ से अगर अल्फा फाइंड करेंगे तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके। अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपान 1 अपान एन माइनस 1। परसेंटेज अगर अल्फा फाइंड करना हो तो जो अल्फा की वैल्यू आई है इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों, क्योंकि जो अल्फ़ा जो यहाँ पे आएगा वो 1 पार्टिकल से कितना एसोसिएट होता है वो आएगा, और 1 से फिर 1 से कम ही वैल्यू आएगी, 0.9, 0.3, 0.99 ऐसे करके आएगा। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे उस वैल्यू को तो अल्फ़ा किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा स्टूडेंट। क्लियर। अब इसके बाद कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डिसोसिएशन और उसके बाद एसोसिएशन के। क्लियर। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए अल्फ़ा 100% है, क्या चीज़ है, अल्फ़ा 100% है, या परसेंटेज में ना बोला जाए तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में आपको आई इज इक्वल्स टू स्मॉल एन की वैल्यू यूज करना है। आई किसके इक्वल होगा, एन के इक्वल होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल रिएक्टेंट।
1 मोल रिएक्टेंट के कम्प्लीटली डिसोसिएशन से कितने मोल पार्टिकल हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl है, NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, Na+ देता है प्लस Cl- देता है। अगर NaCl के लिए क्वेश्चन में अल्फ़ा 1 या अल्फ़ा 100% बोल दिया जाए तो इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी। अब देखो 1 मोल NaCl से 1 मोल Na+ मिला और 1 मोल Cl- मिला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिल गए, 2 मोल मिल गए। तो यहाँ पे I = N और N की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर। MgCl2 को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो Mg2 प्लस 2Cl- बनता है। अब 1 मोल MgCl2 से 1 मोल मैग्नीशियम आयन, 2 मोल क्लोराइड आयन, टोटल आयन कितने हो गए, 3 मोल हो गए। तो I = N = हम 3 लिख देंगे। क्लियर। एसिटिक एसिड के केस में अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 1 मोल एसिटिक एसिड 1 मोल एसीटेट आयन देता है और 1 मोल H+ आयन देता है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 2 हो गए। तो I = N = 2। लेकिन ये वैल्यू आप तभी पुट करोगे जब अल्फ़ा 1 या 100% इन सबके लिए दिया गया हो। अगर ये नहीं दिया गया तो वहाँ पे I की वैल्यू आप फाइंड करोगे, अल्फ़ा दिया जाएगा, फिर अल्फ़ा दिया जाएगा, अल्फ़ा = I-1/n-1 से वहाँ पे I की वैल्यू फाइंड करोगे। क्लियर। लेकिन वहाँ पे भी n की वैल्यू यही यूज करोगे। क्लियर। वहाँ पे n की वैल्यू तो यही यूज करोगे लेकिन I n के इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे अल्फ़ा अगर 100% या 1 नहीं है, एक से डिफरेंट वैल्यू है या 100% से कम है, तो वहाँ पे n तो यही होगा लेकिन I की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। I वहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। AlCl3 को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 1 मोल एल्युमिनियम देता है प्लस 3 मोल क्लोराइड आयन देता है। क्लियर। अब यहाँ पे 1 मोल AlCl3 से टोटल पार्टिकल कितने मिल रहे हैं, 4 पार्टिकल मिल रहे हैं। तो इसमें भी अगर अल्फ़ा 100% कहा जाए या अल्फ़ा की वैल्यू 1 बोल दिया जाए तो I = N और N यहाँ पे कितना है, 4 है। आप पुट कर लोगे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम है या 100% से कम है तो आप I की वैल्यू फाइंड करोगे लेकिन N की वैल्यू उस फार्मूले में 4 ही पुट करोगे। क्लियर। ऐसे ही पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 4K प्लस FeCl6 -4 देता है। 1 मोल से टोटल पार्टिकल 4 + 1 5 देते हैं। तो I = N = आप 5 लिखोगे। क्लियर। बेंजोइक एसिड वाटर में डिजॉल्व करने पे बेंजोएट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन, I = N = 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे 2 आ गया। अब इसके बाद बच्चों को हम एसोसिएशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन में भी अगर क्वेश्चन में अगर अल्फ़ा 100% बोल दिया जाए या अल्फ़ा = 1 बोल दिया जाए, उस केस में I = 1/n होता है। कैसे होता है, अल्फ़ा = I-1/1/n-1 होता है। क्लियर। यहाँ से अगर आप I की वैल्यू फाइंड करोगे अल्फ़ा 1 लेके तो 1/n आ जाएगा। क्लियर। कुछ बात आपको और भी याद रखना है, जैसे बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म डाइमर। अगर बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिलाओगे तो ये हमेशा डाइमर बनेगा, यह बात का आपको ध्यान में रखना है। इससे हमें ये पता लगेगा कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू लेने में हमें हेल्प मिलेगी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। क्लियर। और क्वेश्चन में अगर दिया गया है कि डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर कुछ बनाता है तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड के बारे में, तो आप बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड को जब भी आप बेंजीन में मिलाओगे या क्वेश्चन में बेंजीन में मिलाया जाता है तो डाइमर बनाएगा और डाइमर के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। डाइमर कैसे बनेगा, 2 मोल एसोसिएट हो जाएंगे, डाइमर बनेगा। इसके भी 2 मोल एसोसिएट हो जाएंगे, डाइमर बनेगा। तो 2 मोल एसोसिएट होने के बाद यहाँ पे होल ट्वाइस आ जाएगा, डाइमर हो गया। अब यहाँ पे I = 1/2 आ जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ एसोसिएटेड मोल। यहाँ पे कितने मोल एसोसिएट हो रहे हैं, 2 मोल एसोसिएट हो रहे हैं, 2 लिख दोगे। क्लियर। ऐसे ही एसिटिक एसिड है, 2 मोल है। क्लियर। इसको हम सॉल्व करेंगे, होल ट्वाइस हो जाएगा, I की वैल्यू यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगी। एक जनरल रिएक्शन हमने लिख दिया, मान लिया कोई ट्राइमर बना रहा है। क्या बना रहा है, ट्राइमर। तो इसका मतलब आप उसके 3 मोल लेके होल थ्राइस आपको कर देना है। अगर क्वेश्चन में कोई सॉल्यूट पेंटामर बना रहा है तो उसके आप 5 मोल लेके आपको उसको पाँचों को एक साथ कलेक्ट करा देना है, एसोसिएट करा देना है। क्लियर। तो ट्राइमर के केस में 3 मोल सब्सटेंस के लेने हैं और वो सब्सटेंस होगा 3 यहाँ पे लिख दोगे। I की वैल्यू 1/n = 1/3 होगी। पेंटामर में 5 मोल लोगे, A5 हो जाएगा, I की वैल्यू 1/n = 1/5 हो जाएगी। टेट्रामर अगर आपसे कहा गया है 4 ले लोगे, यहाँ पे A4 हो जाएगा, I की वैल्यू 1/n = 1/4।
तो बस आपको याद ये रखना है कि आई की वैल्यू 1/n ये तभी होगी जब अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो या 100% हो। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम है या 100% से कम है, उस केस में आपको आई सॉल्व करना पड़ेगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1/1/n-1 से। लेकिन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1/1/n-1 इस रिलेशन में जो n आया है वो n की वैल्यू यही होंगी जो यहाँ पे दी गई है। क्लियर? n के प्लेस पे जो वैल्यू पुट की गई है आप वही यूज करोगे। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों जब हमारा वन हाफ फैक्टर आई फाइंड हो जाएगा तो अब हम उनकी जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन सल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर सल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, आइदर डिसोसिएट्स और एसोसिएट्स, या डिसोसिएट हो रहा है एसोसिएट हो रहा है, उस केस में उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो एक बार हम लोगों ने यहाँ पे आई यूज कर दिया है। सबसे पहले पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये जो वैल्यू आएगी इसको बोला जाएगा ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोला जाएगा? ऑब्जर्व्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल आई इंटू स्मॉल एन अपान स्मॉल आई इंटू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्लियर? कैपिटल एन में आई क्यों नहीं यूज किया गया? क्योंकि सल्यूट यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है ना कि सॉल्वेंट। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे कंसंट्रेट के लिए। क्लियर? याद करो कंसंट्रेट का एक फार्मूला और होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन होता है। तो उसके साथ सिर्फ स्मॉल आई यूज कर दोगे तो उसको भी हम लोग बोलेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस ऑब्जर्व्ड। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड होगा। आई इंटू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, आई स्मॉल एन के प्लेस में स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम और कैपिटल एन के प्लेस पे कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर? तो ये दोनों में से कोई रिलेशन आप यूज करोगे फॉर कंसंट्रेट सोल्यूशन के लिए। डाइल्यूट के लिए पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट था और स्मॉल एन अपान कैपिटल एन था। उसके साथ आप वन हाफ फैक्टर यूज कर दोगे। फिर आई इंटू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन के प्लेस पे क्या करोगे? इनकी वैल्यूज पुट कर दोगे, जैसा कि आपको इसके पहले कॉलिगेटिव जब प्रॉपर्टीज बताई गई हैं तो वहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये रिलेशन हो जाएगा अपना फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी। इसको भी हम डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड बोलेंगे। तो डेल्टा टी बी ऑब्जर्व्ड क्या होगा? आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। के बी इंटू मोलैलिटी आपको पहले से पता है, उसमें स्मॉल आई यूज कर दोगे। आई क्या है? वन हाफ फैक्टर। क्लियर? आई या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जाएगा या तो अल्फा की वैल्यू गिवन होगी और उससे आप आई फाइंड करोगे। ठीक है? फिर आई इंटू के बी इंटू ये मोलैलिटी के प्लेस में स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू। मैंने स्टूडेंट्स आपको कई बार बताया, यहाँ भी बता देते हैं। अपने हम लोगों ने जो फार्मूले में स्मॉल एम यूज़ किया है ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन में कहीं पे अगर जो कोई मैग्नीट्यूड दिया जाए जैसे 0.002 स्मॉल एम तो उसका मतलब वो मोलैलिटी होती है। ऐसे ही डिजिट के साथ अगर कैपिटल एम दिया जाए तो वहाँ पे उसकी मोलैरिटी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है बस। ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं। सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा था, सोल्यूशन का कम हो गया, दोनों का जो डिफरेंस आ गया उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यू या डेल्टा टी बी की जो वैल्यू केल्विन में होती है वही डिग्री सेंटीग्रेड में होती है। कभी आप कन्फ्यूजन में ना रहना क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। दो टेम्परेचर केल्विन में दिए जाएँ तो उनका डिफरेंस वही होगा, जब दोनों सेंटीग्रेड में दिए जाएँ तो डिफरेंस जो होगा वही होगा। इसलिए डिफरेंस हमेशा ना केल्विन ना डिग्री सेंटीग्रेड जो भी दिया जाएगा, केल्विन लिखा है केल्विन लिख दोगे, डिग्री सेंटीग्रेड लिखा डिग्री सेंटीग्रेड लिख दोगे, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। क्लियर? तो डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन। आई इंटू के एफ मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन के प्लेस पे वेट ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ग्राम में होगा तभी ऊपर 1000 लगेगा, किलोग्राम में होगा तो नहीं लगेगा। ये मोलैलिटी आप पिछले सालों से पढ़ते चले आ रहे हो, इसको आप ध्यान में रखोगे सब लोग। अगला है स्मॉल डी। क्लियर? नंबर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है? तो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा आई इंटू सी इंटू एस इंटू टी। आई इंटू स्मॉल एन
अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सोल्यूशन है, इंटू एस इंटू टी। तो इस तरह हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग फाइंड कर लेंगे कब, जब कोई भी सल्यूट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ हम लोग नोट की स्टडी करते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिए गए हैं बच्चों, नोट हम लोग देखते हैं, वो चीज़ें हमें याद होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। सबसे पहला नोट है, इफ़ अल्फ़ा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन एंड सल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट। अगर अल्फ़ा नहीं दिया गया और सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है, देन एज्यूम अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 100%। क्लियर, अल्फ़ा 1 होता है या अल्फ़ा 100% होता है। क्लियर। दूसरा नोट है, इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब दो सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन सेम है। इफ़ टेम्परेचर ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर नॉट गिवन, अगर टेम्परेचर दोनों सॉल्यूशन का नहीं गिवन है, देन एज्यूम सेम टेम्परेचर फॉर बोथ सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर आपको सेम मान लेना है, और दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर सेम हो गया, कंसंट्रेशन भी सेम हो गई, तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम हो जाएंगे, और दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोमोटिक। क्या कहलाएंगे, आइसोमोटिक सोल्यूशन कहलाएंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो आइसोमोटिक सोल्यूशन मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। एक नोट और हम लिखते हैं, अगर सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए तो स्टार्टिंग में हम लोग मान लेते हैं 1 मोल। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, इफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज नॉट गिवन देन एज्यूम 1 मोल। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, क्लियर, अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि भाई जो हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं उनका 1/2 फैक्टर क्या होता है, तो उनका 1/2 फैक्टर बच्चों क्या होता है, 1 होता है। क्लियर, तो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट want half फैक्टर 1, इनका जो 1/2 फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। 1/2 फैक्टर का मतलब आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू 1 है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, तो इनका सबका एन फैक्टर क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी इनका जो है हम 1/2 फैक्टर क्या लिखेंगे, स्मॉल आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को पूरी तरह से आप नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद सभी फार्मूले, सभी थ्योरीज लर्न कर लो, और जहाँ पे आपको जो डाउट लगे आप वो हमसे डाउट पूछ लो। क्लियर, अब इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ए 0.5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ KCl वाज फाउंड टू फ्रीज एट -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द Want-Half फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सल्यूट एट दिस कंसंट्रेशन। KF फॉर वाटर 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये वैल्यू दी गई है, आपको पहले से भी पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब आपको एक चीज़ ये याद रखना है, जैसे यहाँ पे 0.5% एक्वा सोल्यूशन कहा गया है, तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, क्लियर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो आप इसको वेट बाय वेट कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे, वेट बाय वेट। ठीक है, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, तो तीनों के केस में आप इसको वेट बाय वेट ट्रीट करोगे। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है तो इसको आप वेट बाय वॉल्यूम ट्रीट करोगे। ठीक है, तो ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग वेट बाय वेट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
0.5% solution means 0.5 gram KCl is present in 100 gram solution. Then weight of solvent that is कैपिटल W जो हम लिखते हैं ये क्या होगा 100 माइनस 0.5 99.5 ग्राम हो जाएगा. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 99.5 ग्राम. वेट ऑफ सल्यूट 0.5 ग्राम हो गया. मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट जो कि KCl है इसका मॉलिकुलर वेट सब लोग फाइंड कर लोगे 74.5 ग्राम पर मोल. डेल्टा TF 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट. क्यों? क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 माइनस डेल्टा TF. तो डेल्टा TF 0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस माइनस दैट इज 0.24 आ गया. अब यहाँ से डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू 1000 बाई कैपिटल W. यहाँ से हमें आई फाइंड करना है. क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया कैलकुलेट द वन हाफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो एक तो हमें वन हाफ फैक्टर फाइंड करना, दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि ये कंप्लीट फार्मूला होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए. तो इसमें आई को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज गिवन है. तो हम लोग आई जो है इस फार्मूले को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इस फार्मूले में और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 1.92 के आसपास आ जाएगा जो कि वन हाफ फैक्टर आई आ गया. अब KCl का जो पानी में डिसोसिएट किया जाता है तो ये इक्वेशन आपको एज्यूम करना है. आप लिखो चाहे ना लिखो लेकिन आपको पता होना चाहिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन को बचाना होता है, कैलकुलेशन के स्टेप को शॉर्ट करना होता है. क्लियर? तो ये इक्वेशन अगर हमारे माइंड में दिखेगी तो हमको पता लगेगा कि n की वैल्यू 2 है यहाँ पे. तो हमें तो इस फार्मूले से मतलब है, n की वैल्यू से मतलब है, हमें इस इक्वेशन से मतलब नहीं है. लेकिन अगर बोर्ड के पेपर में देना है तो आपको ये स्टेप सारी लिखना पड़ेगा. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि डिसोसिएशन KCl का वाटर में होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए. अगर नहीं दिया गया है, यहाँ तो क्वेश्चन में दे दिया गया है डिसोसिएशन. क्लियर? तो अगर नहीं दिया गया तो आप इसको पता होना चाहिए कि वाटर में क्या होगा या उस सॉल्वेंट में उसका क्या होगा. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फार्मूला होता है I-1/n-1. आई की वैल्यू आपने सॉल्व किया 1 माइनस 9 टू माइनस 1 और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, या एक मोल से कितने पार्टिकल हमें मिले हैं? 2 मिले हैं. n की वैल्यू 2 लिख दोगे 2 माइनस 1 0.92 आ जाएगा. 0.92 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे. तो अल्फ़ा 0.92. अल्फ़ा क्या होता है? 1 पार्ट से जितना पार्ट डिसोसिएट होता है वो होता है अल्फ़ा. तो 1 पार्ट से कितना डिसोसिएट हुआ है? 0.92 पार्ट डिसोसिएट हुआ है. 100 में से कितना होगा? इंटू 100 कर देंगे. क्लियर? तो ये हो गया बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके आगे के न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक आप इस चैप्टर को, इस पूरे नोट्स को, इन सभी फार्मूलों को सही से लर्न कर लो, सभी कॉन्सेप्ट समझ लो. जो समझ में ना आए आप हमसे पूछ लो, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है? थैंक यू. वेरी गुड.